सीरीज के स्टार्टिंग सीन में हम राइली फ्लिन को देखते हैं जिसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था और इस कार एक्सीडेंट में तारा बेथ नाम की यंग लड़की की जान चली जाती है। राइली ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, यानी कि इस एक्सीडेंट में उसकी ही गलती थी, लेकिन फिर भी उसे बस एक खरोंच आई थी, वहीं तारा मारी जा चुकी थी। इस घटना के बाद राइली को 4 साल की जेल हो जाती है और जेल में हम व्यूअर्स देखते हैं कि राइली एक बिलीवर था, यानी कि वो गॉड को मानता था। फिर भी रात को सोते वक्त उसे अब तारा बेथ के एक्सीडेंट हुई बॉडी के विजन्स आने लग गए थे। यहाँ से कहानी 4 साल आगे आती है जहाँ राइली जेल से छूट गया था और अब वो अपने होम क्रॉकेट आइलैंड पे वापस आता है। राइली के फैमिली में उसकी मॉम एनी, उसके पिता एड और उसका छोटा भाई वॉरेन था। एड राइली से खुश नहीं थे बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिड, लेकिन राइली की मॉम उसे अच्छे से ट्रीट कर रही थी। 4 साल में राइली एक एथिस्ट बन चुका था, यानी कि अब उसको गॉड वगैरह पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। फिर भी राइली के पिता उसे हर संडे चर्च जाने को कहते हैं। हम व्यूअर्स देखते हैं कि आज भी राइली को हर रात वही ड्रीम आती थी जहां वो तारा को देखता था और वो खुद को एक समुद्र के बीचों बीच एक छोटे से नाव पे बैठा पाता था जहां सुबह होने वाली होती थी। खैर, यहाँ से कहानी राइली के छोटे भाई वॉरेन पे फोकस करती है जो कि एक टीनेजर था और वॉरेन के दोस्तों का नाम था ऊकर एंड अली। अली के पिता हसन इस आइलैंड के शेरिफ थे। फिर भी अली ऊकर और राइली के साथ वीड वगैरह लेकर अपर्स नामक जगह पे स्मोक करने जाता है जो कि क्रॉकेट आइलैंड का ही थोड़ा सुनसान हिस्सा था। स्मोक करते वक्त इन्हें वहां कई कैट्स दिखती हैं और इन कैट्स के बीच इन्हें किसी इंसानी फिगर की चमकती हुई आंखें भी दिखती हैं, बट दे ऑल इग्नोर इट। यहाँ एक और बात यह कि इन तीनों को ड्रग्स बोल नाम का बंदा बेचता था जो कि इस आइलैंड का काइंड ऑफ ड्रग डीलर था। नाउ क्रॉकेट आइलैंड पे एक ही चर्च था नेम सेंट पैट्रिक्स कैथोलिक चर्च और इस चर्च के फादर मोसिंगनर जॉन प्रुइट थे जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे। फिलहाल वो आइलैंड पे थे भी नहीं क्योंकि अपनी आखिरी दिनों में वो जेरूसलम गए थे तीर्थ यात्रा पे एंड जहां से वो अब तक वापस नहीं आए थे। उनके एब्सेंस में बेव कीन नामक औरत चर्च में सब कुछ संभाल रही थी और बेव एक निहायती घटिया किस्म की औरत थी जो कि अपने धर्म को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस थी। बेव आइलैंड के एक पियक्कर जो और उसके कुत्ते पाइक को बहुत हेट करती थी जस्ट बिकॉज पाइक कभी कदार उस पर भौंक देता था। अब जो पियक्कर इसलिए बन गया था क्योंकि कई साल पहले उसने आइलैंड के मेयर वेड की बेटी लीजा को गलती से शूट कर दिया था जिससे लीजा वेस्ट डाउन पैरालाइज हो गई एंड शी वाज ऑन ए व्हीलचेयर नाउ। लीजा की मॉम यानी मेयर वेड की वाइफ का नाम डॉली था और ये फैमिली चर्च के सीरियस डिवोटी थे। अब क्रॉकेट आइलैंड में मोस्टली एक ही डॉक्टर थी नेम्ड सारा गनिंग और सारा की माँ का नाम मिल्ड्रेड गनिंग था जो कि काफी बीमार थी। मिल्ड्रेड को एमनीजिया था, हिप प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो ना चल फिर सकती थी ना ही उन्हें कुछ याद रहता था। डॉक्टर सारा के यहाँ हम एरिन ग्रीन नामक औरत को विजिट करते देख पाते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी एंड एरिन राइली के बचपन की लव इंटरेस्ट हुआ करती थी। फिलहाल एरिन वॉज मैरिड टू समवन, लेकिन हम एरिन के पति को कहीं नहीं देख पाते एंड आइलैंड पे एरिन स्कूल में टीचर थी। अब क्रॉकेट आइलैंड पे आने जाने के लिए पूरे दिन में सिर्फ 2 फेरीज ही चलती थी और इन फेरीज का कैप्टन स्टर्स था जो कि बेव की काफी बात मानता था। आइलैंड के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग था, लेकिन 3 साल पहले यहाँ ऑयल स्पिल हुआ, यानी कि ऑयल आसपास के पानी में मिल गया जिस वजह से फिशिंग पे काफी असर पड़ा। ऐसे में राइली के पिता एड को काफी फाइनेंशियल लॉस हुआ और अब इनके फिशिंग की बिजनेस उतनी अच्छी नहीं चलती थी। इन सब के बीच आइलैंड पे पॉल हिल नामक एक नए प्रीस्ट और यू कैन से फादर आते हैं जो कि मॉन्सिग्नर प्रूइट को रिप्लेस करने आए थे। पॉल का कहना था कि प्रूइट मेन लैंड में है जहां वो अपनी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है। अब कहानी में आगे हम ये जान पाते हैं कि आज रात आइलैंड पे एक तूफान आने वाला था और आइलैंड के लोग इसी से बचने की तैयारी में थे। रात को तूफान आता भी है और उस दौरान राइली तूफान में किसी कोट और हैट पहने इंसान को भागते हुए देखता है। ऐसा कोट और हैट मॉन्सिग्नर प्रूइट ही पहना करते थे और इसीलिए राइली इस इंसान का पीछा करता है। ये कोट वाला इंसान अचानक ही नजर से ओझल हो जाता है जिस वजह से राइली वापस घर में आ जाता है। अगली सुबह तूफान खत्म हो चुका था, लेकिन शोर पे आइलैंड वाले कई बिल्लियों की लाश को देखते हैं जो कि सपोजिटली अपर्ट से बहकर आ गया होगा। इन बिल्लियों को देखकर लग रहा था मानो किसी ने उनके गर्दन को नोच डाला है। एनीवेज, कहानी में आगे हम फादर पॉल को देखते हैं जो कि चर्च में कम्युनियन के दौरान सभी विजिटर्स को वाइन एंड ब्रेड देते हैं और चर्च में ज्यादा लोग नहीं आते हैं। ऑल्दो लीजा काफी रेगुलर विजिटर थी।
फादर पॉल डॉक्टर सेरा की मॉम मिल्ड्रेड के साथ उनके घर पे ही मास करते हैं। और यहाँ जिन्हें मास नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि क्रिश्चियनिटी में ये एक तरह की रीडिंग, प्रेयर रिसाइटल एंड एक तरह की रिचुअल होती है जिसे लोग फॉलो करते हैं। मास के दौरान फादर पॉल मिल्ड्रेड को भी कम्युनियन वाला वाइन दे रहे थे जिसे सारा नोटिस करती है। अब आइलैंड पे एनुअल ऐश वेंसडे पॉटलक आता है जहां सभी लोग फेस्टिविटीज को एंजॉय कर रहे थे एंड फादर पॉल डॉक्टर सारा को घूर रहे थे। सारा का कहना था कि मॉन्सिनर प्रूइट भी उसे ऐसे देखा करते थे और सारा को लगता है कि मे बी ऐसा इसीलिए क्योंकि समहाउ उन्हें पता लग गया होगा कि सारा इज नॉट स्ट्रेट। खैर, पॉटलक के दौरान जो का कुत्ता पाइक कुछ जहरीला खाकर मर जाता है और पॉटलक से ठीक पहले हमने बेव को रैट पॉइजन इस्तेमाल करते देखा था, विच मेंट कि बेव ने जानबूझकर पाइक को पॉइजन किया था। जो का शक भी बेव पे ही था। इनफैक्ट शेरिफ हसन भी समझ जाते हैं कि ये काम बेव का है, लेकिन बेव इसे बस एक एक्सीडेंट बताती है। वहीं राइली मेनलैंड में जाकर AA मीटिंग्स यानी अल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग्स अटेंड करता था और ये बात फादर पॉल को पता चलती है। AA मीटिंग्स यूजुअली वो लोग करते हैं जिन्हें शराब की लत होती है या नशे की हालत में उसने कुछ बुरा किया होता है, इसीलिए राइली के लिए ये मीटिंग अटेंड करना कानूनन जरूरी था। फादर राइली से कहते हैं कि वो उसकी AA मीटिंग्स यहीं आइलैंड पे उनके साथ ही सेट कर देंगे ताकि राइली को स्टैंप लेने के लिए मेनलैंड न जाना पड़े। ठीक ऐसा ही होता है और फादर के साथ अपनी AA मीटिंग में राइली काफी ओपन अप होता है। नेक्स्ट डे चर्च में काफी लोग आए थे और कम्युनियन के दौरान फादर लीजा को अपने पास चल कर आते हुए कम्युनियन लेने कहते हैं। नाउ टू एवरीवन सरप्राइज, लीजा सचमुच व्हील चेयर से उठ जाती है और वो चलते हुए फादर के पास जाती है। दिस वॉज अ मिरेकल और इस घटना के बाद आइलैंड के ज्यादातर लोगों को चर्च और उसके मिरेकल्स पे यकीन होने लग गया था। मेयर वेड और डॉली काफी खुश थे। इनफैक्ट हम व्यूअर्स देखते हैं कि एनी अब बिना चश्मा क्लियर देख पा रही थी, वहीं एड का कमर दर्द भी बिल्कुल ठीक हो रहा था। इन सभी लोग जिनके साथ ऐसे मिरेकल्स हो रही थी उनमें कॉमन ये था कि ये लोग रेगुलर चर्च जाते हुए कम्युनियन का हिस्सा बनते थे। राइली भी रेगुलर चर्च जाता था लेकिन वो कम्युनियन में वाइन या ब्रेड नहीं लेता था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सारा की मां मिल्ड्रेड भी चलने फिरने लग गई थी, जो कि साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं था। आइलैंड पे अचानक से चर्च जाने वाले लोग एकदम तंदुरुस्त होने लग गए थे और देखते ही देखते चर्च में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लग गई थी। लीजा जो कि अब चल सकती थी, वो जो को माफ करती है जिसने उसे शूट किया था और जो को भी थोड़ा बेटर फील होता है। यहाँ हम ये भी नोटिस करते हैं कि लीजा और वॉरेन एक दूसरे को पसंद करते थे। चर्च आइलैंड पे इतना प्रचलित होने लगा कि बेव होली बाइबल को स्कूल के सिलेबस में डालने लग गई, लेकिन हसन बीइंग ए मुस्लिम इसके अगेंस्ट था। हसन का कहना था कि स्कूल रिलीजन्स को डिस्कस करने की जगह नहीं है, लेकिन आइलैंड के लोग चर्च को इतना मानने लग गए थे कि हसन का साथ कोई नहीं देता एक्सेप्ट एरन। हसन का बेटा अली भी अब चर्च जाना चाहता था क्योंकि आसपास के लोगों से वो बस चर्च की मिरेकल्स के बारे में सुनता था, लेकिन हसन अली को ऐसा कदम उठाने से मना करते हैं। वहीं जो भी अब फादर और राइली के साथ AA मीटिंग्स आने लगता है क्योंकि लीजा से माफी मिलने के बाद वो अब शराब छोड़ना चाहता था। इस पॉइंट पे हमें ऐसा लगता है मानो आइलैंड पे सब कुछ एकदम अच्छा होने लगा है और इससे हम रिलीजन का ब्राइट साइड भी कह सकते हैं। लेकिन हम व्यूअर्स दो अजीब चीज नोटिस करते हैं। पहली ये कि चर्च मीटिंग्स के दौरान फादर पॉल कम्युनियन वाले वाइन में अपनी तरफ से कुछ मिलाते थे। दूसरी बात यह कि फादर पॉल की तबीयत काफी बिगड़ने लग गई थी। इनफैक्ट एक रात तो वो बेव, वेड और डॉली के सामने लिटरली मर जाते हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वो जिंदा हो जाते हैं, विच अगेन वाज अ मिरेकल। अब फादर पॉल की तबीयत क्यों बिगड़ी और वो क्यों मरे ये तो क्लियरली नहीं दिखाया गया है, लेकिन मे भी हो सकता है कि बेव उन्हें पॉइजन करी हो। इसके बारे में हम थियरी सेक्शन में ज्यादा बात करेंगे। एनीवेज, इस पॉइंट पे फादर पॉल कुछ चीजें कन्फेशन बॉक्स में कन्फेस करते हैं जिससे हमें सच्चाई पता चलती है। दरअसल मॉन्सिग्नर प्रूइट जब ट्रैवल करने जेरूसलम गए थे तो वो काफी कमजोर हो चुके थे और उनका अंत नजदीक था। दमेस्कस के पास प्रूइट एक सैंड स्टॉर्म में फंस जाते हैं और उससे बचने के लिए वो सैंड में दबे एक केव के अंदर घुसते हैं। वहां केव में उन्हें कुछ दिखता है और लाइट जलाने पे उनके सामने एक वैम्पायर जैसा मॉन्स्टर था जो कि प्रूइट का खून पीने लगता है। इस पॉइंट पे प्रूइट का अंत निश्चित था, लेकिन ये वैम्पायरिक मॉन्स्टर अपना खून प्रूइट को पिलाता है जिससे प्रूइट बेहोश हो जाते हैं। जब प्रूइट की नींद खुलती है तो वो जवान हो चुके थे। जी हाँ, वैम्पायर के खून में लोगों को हील करके उन्हें प्राइम फिजिकल स्टेट यानी जवानी में लाने की ताकत थी और प्रूइट अब एकदम यंग हो चुके थे।
प्रूइट को लगता है कि ये वैम्पायरिक क्रीचर एक एंजल है और अभी तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि फादर पॉल और कोई नहीं बल्कि मॉन्सिग्नर प्रूइट ही थे। जी हाँ, वो डेमेस्कस से इस वैम्पायर को एक बॉक्स में बंद करके क्रॉकेट आइलैंड पे ले आए थे क्योंकि ये वैम्पायर सनलाइट नहीं झेल सकता था। आइलैंड पे फादर इस वैम्पायर का ब्लड कम्युनियन वाले वाइन में मिलाकर लोगों को पिला रहे थे और इसी वजह से आइलैंड के सभी लोग जवान हो रहे थे या फिर उनकी बीमारी और फिजिकल डिसेबिलिटी ठीक हो रही थी। इनफैक्ट कैट्स को भी इसी वैम्पायर ने मारा था उनका खून पीने के लिए, और इस वैम्पायर ने बाउल को भी मार डाला था जो कि आइलैंड पे मिसिंग हो गया था। नाउ जैसा कि मैंने बताया कि फादर पॉल उर्फ प्रूइट बेव, वेड और डॉली के सामने अपना दम तोड़ दिए थे, लेकिन उनके रगों में दौड़ता हुआ वैम्पायर ब्लड उन्हें फिर से जिंदा कर दिया था। और मरने के बाद अगर कोई इंसान जिंदा होता है तो वो खुद एक वैम्पायर बन जाता है जिसे खून पीने की तलब होती है। फादर पॉल अब वैम्पायर बन चुके थे और उन्हें लगता था कि उन्होंने एक एंजल को उठाकर क्रॉकेट आइलैंड पे लाया है जिससे सब लोगों को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ से कहानी एरिन पे फोकस करता है जो कि अपनी नॉर्मल चेकअप के लिए डॉक्टर सारा के पास जाती है। इस चेकअप के दौरान डॉक्टर सारा नोटिसेस कि एरिन के पेट में अब बच्चा ही नहीं था, यानी कि एरिन का मिसकैरेज हो गया था, वो भी बहुत वियर्ड वे में, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो उसके पेट में कभी बच्चा था ही नहीं। ये सुनकर एरिन का दिल टूट जाता है और वो सेकंड ओपिनियन के लिए मेनलैंड जाकर चेकअप कराती है। वहां के डॉक्टर कहते हैं कि एरिन के टेस्ट रिजल्ट से पता लगता है कि एरिन कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, दिस वाज शॉकिंग फॉर एरिन, लेकिन हम व्यूअर्स समझ रहे थे कि एरिन के पेट के अंदर का बच्चा कम्युनियन वाले वाइन में मिले वैम्पायर ब्लड के कारण ही गायब हो गया होगा जिसे एरिन भी कंज्यूम करती थी। एरिन अपना दर्द राइली के साथ शेयर करती है जहां हमें एरिन की स्टोरी पता चलती है। दरअसल एरिन की मॉम काफी अब्यूजिव थी और इसीलिए एरिन 16 साल की उम्र में आइलैंड छोड़कर एक्ट्रेस बनने चली गई थी। वो बड़े शहरों में घूमी, कई लोगों के साथ घूमी, रॉक बैंड्स का हिस्सा बनी एंड इवेंचुअली वो एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जो कि उसकी मॉम की तरह ही अब्यूजिव था। एक दिन एरिन को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और उस दिन वो शहर से भागकर वापस आइलैंड आ गई क्योंकि उसका पति एरिन को अब्यूज करते हुए मार डालता। इन शॉर्ट कहा जाए तो अपने होने वाले बच्चे के कारण ही एरिन बच पाई और एक अच्छी जिंदगी जीने लगी थी, लेकिन आज वो बच्चा ही नहीं रहा। राइली भी बताता है कि वो टाउन जाकर अपना स्टार्टअप किया था जिसमें वो खूब पैसे कमाया। वो हमेशा नशे में रहता था और एक रात ड्रिंक और ड्राइव करके उसने एक्सीडेंट में तारा को मार डाला। अब ना उसके पास पैसा है, ना बढ़िया लाइफ है और ना ही लाइफ का कोई पर्पस। ये दोनों आपस में बातें करके एक दूसरे को सहारा देते हैं एंड राइली प्रॉमिसेस कि वो कल फिर से एरिन से मिलने आएगा। दूसरी तरफ फादर पॉल वैम्पायर बन जाने के कारण सनलाइट में नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि उससे उनकी स्किन जलने लग जाती थी। अब यहाँ पूछ सकते हैं कि वो पहले कैसे निकल रहे थे, तो पहले वो मरे नहीं थे, यानी कि उनके खून में उनका अपना खून और वैम्पायर का खून दोनों था। लेकिन जैसे ही एक इंसान मर जाता है उसके बाद वो टोटल वैम्पायर बन जाता है और टोटल वैम्पायर बनने के बाद ही कोई सनलाइट में बाहर नहीं निकल पाएगा और उसे खून पीने की तलब भी होने लगेगी। यही वजह है कि फादर पॉल को भी खून पीने की तलब हो रही थी। इनफैक्ट वो अपना ही खून पीने लग गए थे। रात के वक्त फादर पॉल मिल्ड्रेड के घर मास के लिए जाते हैं और वहां मिल्ड्रेड फादर को देखकर पहचान जाती है कि वो मॉन्सिग्नर प्रूइट हैं। मिल्ड्रेड खुद काफी जवान दिखने लग गई थी और यहाँ हम व्यूअर्स को हिंट मिलता है कि प्रूइट और फादर पॉल में भी सेलिब्रेट नहीं थे, यानी कि जवानी के दिनों में उनका चक्कर मिल्ड्रेड के साथ था और डॉक्टर सारा शायद उनकी ही बेटी थी। यही वजह है कि फादर सारा को घूरते थे क्योंकि वो अपनी बेटी को खुद से इतना दूर नहीं देख पाते थे। एनीवेज, उस रात जो फादर से उनके घर पे मिलने आता है क्योंकि उसे शराब पीने की तलब हो रही थी एंड ही वांटेड फादर्स हेल्प। वहीं फादर को खून पीने की तलब थी और वो जो को गले लगाकर उसे अजीब तरह से सूंघने लगते हैं। इस खींचातानी में जो का सर एक टेबल से टकरा जाता है जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। फादर अब और कंट्रोल नहीं कर पाते और वो जो का खून पीने लग जाते हैं जिससे जो की मौत हो जाती है। कुछ ही देर बाद बेव वहां आती है और वो सब कुछ देख लेती है। नाउ इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग फादर, वो मेयर वेड और स्टर्ज की मदद से सारे सबूत मिटाने की कोशिश करती है। बेव का कहना था कि जो एक बुरा इंसान था और फादर पॉल गॉड के मैसेंजर हैं जिनकी मदद उन्हें करनी चाहिए। अब क्योंकि फादर की वजह से मेयर की बेटी चल पा रही थी तो मेयर न चाहते हुए भी स्टर्ज के साथ मिलकर जो की बॉडी को ठिकाने लगाते हैं।
मीनवाइल बिफ प्लान्स की अब से मास रात के वक्त रखी जाएगी क्योंकि दिन में फादर निकल ही नहीं सकते थे। अब उस रात राइली ए मीटिंग में फादर से मिलने आता है और वो फादर से जो के एब्सेंस के बारे में पूछता है। फादर झूठ कहते हैं कि जो मेनलैंड अपनी सिस्टर से मिलने गया है, लेकिन राइली फादर के झूठ को समझ जाता है क्योंकि जो ने राइली को पर्सनली बताया था कि उसकी बहन अब इस दुनिया में है ही नहीं। राइली के जाने के बाद फादर वैम्पायरिक क्रीचर का वेट करते हैं जो कि वहां आकर एक बॉटल में अपना खून भर देता है। फादर खुद इस खून को कंज्यूम करते थे और इसी को वो कम्युनियन वाइन में भी मिलाते थे। तभी राइली फादर पे चेक करने वहां पहुंच जाता है और राइली के आते ही ये वैम्पायरिक डीमन राइली पे अटैक करके उसका खून पीने लग जाता है। तो अगले दिन एरिन राइली का वेट कर रही थी, पर राइली एरिन के घर नहीं आता। एरिन उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन उसे राइली का कोई अता पता नहीं मिलता। वो सिर्फ हसन के पास जाकर राइली के मिसिंग होने का रिपोर्ट दर्ज करती है और इस पॉइंट पे शेरिफ के पास 3 लोगों के मिसिंग होने की रिपोर्ट आ गई थी एंड दे वर राइली, जो एंड बाउ। वहीं फादर पॉल रात में मास रखते हैं और आज डॉक्टर सारा की मॉम मिल्ड्रेड भी मास अटेंड करने आई थी। मास के दौरान फादर पॉल बहुत ही रिलीजियस और भड़काऊ भाषण देते हैं जिसमें वो लोगों को गॉड्स आर्मी बना के वॉर पे जाने जैसी बातें कर रहे थे। ये सब मिल्ड्रेड को अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि प्रूइट यानी फादर पॉल अब बदल चुका है। वहीं सारा एकदम आश्चर्य में थी क्योंकि उसकी मॉम दिन प्रतिदिन एकदम जवान होती जा रही थी। अब उसी रात को एरिन के घर राइली आता है, जी हाँ, और वो एरिन को अपने साथ आइलैंड से दूर एक बोट पर ओशन में चलने को कहता है। एरिन मान जाती है और ये दोनों आइलैंड से काफी दूर समुद्र में बोट रोक कर बातें करना शुरू करते हैं। राइली दिन एरिन को बताता है कि कैसे उसने फादर पॉल के रेक सेंटर में एक वैम्पायरिक मॉन्स्टर को देखा और वो मॉन्स्टर राइली को मारकर उसका खून पी गया। इसके बाद राइली को वैम्पायर का ब्लड मिला जिससे वो रिकवर करके खुद एक वैम्पायर बन जाता है। फादर पॉल राइली को बताते हैं कि कैसे उनके हिसाब से ये वैम्पायर एक एंजल है और उसका खून एंजल ब्लड है जिससे सब लोग तंदुरुस्त और जवान हो रहे हैं। इस खून की मदद से हर कोई हमेशा के लिए जी सकता है और ये गॉड के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है टू क्रॉकेट आइलैंड। वहां फादर पॉल के साथ बेव भी थी जो कि राइली को इस सब का हिस्सा बनने के लिए कन्विंस कर रही थी और उनके हिसाब से गॉड ने राइली को चुना है। वैम्पायर बन जाने के कारण राइली को भी खून की तलब थी और उसे एहसास हो गया था कि ये सब गलत है। राइली रेक सेंटर से चला जाता है और बाहर उसके सेंसेस एलिवेटेड थे लाइक ए वैम्पायर। वो अपनी फैमिली और फ्रूट के लिए नोट छोड़ता है जिसके बाद वो एरिन से मिलने आया। राइली एलिन को पानी के बीच इसलिए लाया ताकि राइली के पास भागने का कोई मौका ना हो। अब एरिन को ऑब्वियसली ये कहानी थोड़ी अजीब लगती है और राइली एरिन से कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे एरिन पे भरोसा है कि वो साइलेंट को बचा लेगी। एरिन भी राइली से आई लव यू टू कहती है और इसके ठीक बाद सुबह होती है। सनलाइट में राइली के शरीर में आग लग जाती है जिससे राइली मारा जाता है और एरिन ये सब देखकर चिल्लाती है। राइली के मरने के बाद राइली के बोट पे हम तारा बेथ को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए उसे अपने साथ ले जाती है एंड दिस सीन डिपिक्टेड कि शायद तारा ने या फिर राइली ने खुद को उस एक्सीडेंट वाली घटना के लिए माफ कर दिया था। अब इस घटना के बाद एरिन फौरन आइलैंड वापस जाती है और वो सीधा डॉक्टर सारा के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताती है। सरप्राइजिंगली सारा एरिन की बात मान लेती है क्योंकि वो खुद अपनी मॉम को जवान होता देखकर एकदम शॉक में थी। मोरओवर जब भी उसने अपने मॉम के ब्लड सैंपल्स लिए थे तो वो सैंपल्स सनलाइट में अपने आप नष्ट हो जाते थे। सारा का कहना था कि ईपीपी यानी एर्थ्रोपोएटिक प्रोटोपोर्फोरिया नाम की एक ब्लड कंडीशन होती है जिसमें लोग लाइट से एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाते हैं और वैम्पायरिक ब्लड सैंपल में भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा। द ओनली मेजर डिफरेंस इज कि ये ब्लड सैंपल लोगों को हील करके उन्हें जवान बना देता है। अब जिन लोगों के शरीर में ये वैम्पायरिक ब्लड है वो वैम्पायर नहीं है, इसलिए वो दिन में आ जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही लोग मरते हैं उनके शरीर का ओरिजिनल ब्लड खत्म हो जाता है और वैम्पायरिक ब्लड फैल जाता है जिससे वो पूरी तरह वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सारा, उसकी मॉम मिल्ड्रेड और एरिन समझ चुके थे कि फादर पॉल वाइन में वैम्पायर ब्लड मिलाकर आइलैंड के लोगों को दे रहे थे और इसीलिए सारा फौरन ये सब शेरिफ हसन को बताती है। अब हसन इस पे एक्ट करने से मना करते हैं क्योंकि वो चर्च में जाकर तहकीकात नहीं कर सकता। वो बताते हैं कि कैसे ओवर द टाइम उनके साथ हमेशा रेसिज्म और अन्याय हुआ आफ्टर 9/11 जस्ट बिकॉज ही वॉज ए मुस्लिम, और अब इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए और अपने बेटे अली को बचाने के लिए वो इस छोटे से आइलैंड पे मेन लैंड से दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ भी बेव जैसे रेसिस्ट लोग उसे बिना वजह हेट करते हैं और ऐसे में वो चर्च में जाकर तहकीकात नहीं करेंगे क्योंकि उनके ऐसा करने से जनरल पब्लिक उन्हें हेट करने लगेगी।
खैर, एरिन और सारा आइलैंड से बाहर जाने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मेयर ने दोनों फेरीज वापस भेज दी थी। मोरोवर, स्टर्ज लोकल बोट्स की वायरिंग भी निकाल रहा था ताकि आज रात कोई भी आइलैंड से बाहर ना जा सके। स्टर्ज आइलैंड की लाइट वगैरह भी काट देता है, साथ ही वो सेलफोन टावर की वायरिंग्स भी काट देता है ताकि आज की रात कोई भी ना तो आइलैंड से बाहर जा सके, ना ही बाहर किसी से कांटेक्ट कर सकते। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज की रात चर्च में ईस्टर मास था। जी हाँ, मिडनाइट मास, जहां फादर पॉल कुछ बड़ा मिरेकल करने वाले थे। शरीफ हसन का बेटा अली भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता था और वो अपने पिता हसन को भी यहाँ आने कहता है। इस सब को देखकर हम क्लियरली समझ रहे थे कि टाउन के मिरेकल्स को देखकर अली काइंड ऑफ कन्वर्ट हो रहा था। तो फाइनली रात होती है एंड बेव, मेयर की फैमिली एंड स्टर्ज के नेतृत्व में आइलैंड के सभी लोग कैंडल्स लिए चर्च की तरफ गाना गाते हुए जाते हैं। हसन, सारा, मिल्ड्रेड और एरिन भी इसमें शामिल होते हैं क्योंकि उन्हें देखना था कि चर्च में फादर पॉल क्या करने वाले हैं। सबके जमा हो जाने पे फादर पॉल अपना भड़काऊ भाषण शुरू करते हैं और वो सबको रिवील करते हैं कि वही मॉन्सिग्नर प्रूइट हैं। जी हाँ दोस्तों, वो बताते हैं कि चर्च आने वाले सभी लोगों के रगों में एंजल का खून है और वो सबको मरने के लिए बोलते हैं ताकि उनका फिर से पुनर्जन्म हो एज ए वैम्पायर। एग्जाम्पल के तौर पे स्टर्ज बेव द्वारा सेटअप किया हुआ जहर खा के मरता है और कुछ ही सेकंड्स बाद वो वैम्पायर बन के जिंदा हो जाता है। ये सब देखकर हसन अपने बेटे अली को लेकर यहाँ से निकलने की सोचते हैं, लेकिन तभी वहाँ वो ओरिजिनल वैम्पायर एक एंजल की तरह ड्रेस पहनकर सबके सामने आता है। ये वैम्पायर अपने पंख बाहर निकालता है जिसे देखकर सब डर जाते हैं और फादर पॉल इसे एंजल बताने लगते हैं। बेव फौरन सबको जहर वाली ग्लास देने लगती है और इस पॉइंट पे हसन अपनी पिस्टल बाहर निकालते हैं, लेकिन बाकी के लोग हसन को ओवरपावर कर जाते हैं। एंड देन बेव के बहकावे में अली भी जहर खाकर अपनी जान दे देता है। थोड़ी ही देर में वो भी एज ए वैम्पायर जाग उठता है और अब कई लोग धड़ाधड़ जहर पीना शुरू करते हैं, लाइक मेयर एंड हिज वाइफ, ऊकर, सम अदर किड्स एक्सेट्रा। जो लोग जहर नहीं पी रहे थे उन्हें चर्च में बंद कर दिया जाता है और वापस जिंदा हुए वैम्पायर्स इनका खून पीना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में मिल्ड्रेड शरीफ की पिस्टल उठाकर मेन वैम्पायर को शूट करती है और वो मेन वैम्पायर मिल्ड्रेड पे अटैक करते हुए उसे उड़ाकर बाहर ले जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है जहां सभी वैम्पायर्स लोगों पे अटैक करने में लगे हुए थे। इस केओस में हम सिर्फ एरिन, हसन, लीजा, सारा, वॉरेन और एनी को बचकर निकलते देख पाते हैं, जहां चर्च से बाहर जाने से पहले एरिन बेव को शूट करके मार डालती है। मरने के बाद बेव भी एज ए वैम्पायर जिंदा होती है और वो स्टर्ज के साथ मिलकर पूरे आइलैंड पे मासूम लोगों को हंट करना शुरू करती है। मिल्ड्रेड भी मेन वैम्पायर के अटैक के कारण पूरी तरह से वैम्पायर में तब्दील हो गई थी और वो फाइनली फादर पॉल से मिलती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। फादर कहते हैं कि उनका इतना खतरनाक प्लान नहीं था, बल्कि ये सब बेव ने प्लान किया और वो उसके बहकावे में ना जाने क्या कर बैठे। पॉल तो बस इस वैम्पायरिक डीमन की मदद से मिल्ड्रेड को जवान करना चाहते थे ताकि वो दोनों रीयूनाइट हो सके। एनीवेज, बचे हुए लोग प्लान करते हैं कि वो लोग एक भी वैम्पायर को इस आइलैंड से बाहर जाने नहीं देंगे, वरना पूरी दुनिया में कयामत आ जाएगी। लेकिन तभी बेव स्टर्ज के साथ मिलकर इनके घर पे अटैक करती है। ऐसे में एनी बेव को डिस्ट्रैक्ट करती है बाय किलिंग हरसेल्फ और बाकी के लोग पीछे से भागते हैं। ये लोग आइलैंड के हर एक बोट को जला देते हैं ताकि वैम्पायर्स आइलैंड से बाहर जा ही नहीं सके। वहीं बेव अब चर्च और रेक सेंटर को छोड़कर आइलैंड के सारे घर को जलाने लगती है ताकि कोई भी बच ना पाए और वो इन दो प्लेसेस को इसलिए छोड़ देती है ताकि दिन के समय वैम्पायर्स यहाँ छुप सके। लीजा और वॉरेन जो के ट्रक से उसका गन्स लेकर मेन वैम्पायर को शूट करते हैं, लेकिन यहाँ मेन वैम्पायर खून पीने में इतना मशगूल था कि वो शूटिंग पे ध्यान भी नहीं दे रहा था। ऐसे में लीजा मेन वैम्पायर पे तेल छिड़क कर उसे जला देती है और जलते हुए वो यहाँ से उड़कर अपनी आग बुझाता है। दूसरी तरफ सारा ट्राई करती है कि वो चर्च जला दे और एरिन हसन के साथ मिलकर रेक सेंटर को जलाने की कोशिश करता है ताकि दिन के वक्त वैम्पायर्स को छुपने की जगह मिल ही ना सके। अब इससे पहले वो लोग ऐसा करते, स्टर्ज सारा को शूट कर देता है और बेव हसन को शूट करती है। मेन वैम्पायर एरिन पे अटैक कर देता है और ये सब देखकर ऐसा लगता है मानो सब कुछ खत्म हो रहा था। सारा को मरता देख फादर पॉल दुखी होते हैं और वो वैम्पायरिक ब्लड उसे पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारा उसे उगल देती है क्योंकि सारा वैम्पायर बनने से ज्यादा प्रेफर मरना करेगी।
ये सब देख फादर पॉल इमोशनल होते हैं और वो सब खत्म करने के लिए चर्च में आग लगा देते हैं। वहीं अली, जो कि वैम्पायर बन चुका था, वो अपने पिता को इस हालत में देखकर रेक सेंटर में आग लगा देता है। अब मेन वैम्पायर जब एरिन का खून पी रहा था तो एरिन धीरे धीरे उसके पंख को काटने लग जाती है ताकि वो उड़ के आइलैंड से बाहर ना जा सके। अब जैसा कि मैंने बताया था, ये मेन वैम्पायर खून पीने में इतना मशगूल हो जाता था कि इसे पता तक नहीं चलता था कि इसके साथ क्या हो रहा है। इस पॉइंट पे पूरा आइलैंड या तो मर चुका था या वैम्पायर बन चुका था, एक्सेप्ट लीजा एंड वॉरेन, जो कि एक छोटी बोट लेकर आइलैंड से दूर जाने लग गए थे। नाउ सब लोगों को थोड़ा होश आता है जहां दे रियलाइज कि कैसे बेव के बहकावे में वो सब वैम्पायर बन गए हैं एंड नाउ वो अपने ही परिवार वाले को मारकर उनका खून पी रहे हैं। बेव अब भी सबको फादर के खिलाफ बहकाती है, लेकिन अब कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। सब अपनी गलती मान चुके थे और फाइनली वो सभी सनराइज के साथ मरने के लिए तैयार थे। वहीं मेन वैम्पायर ठीक से उड़ नहीं पा रहा था और वो भी सनलाइट से पहले मेन लैंड तक नहीं पहुंच पाता। धीरे धीरे सनराइज होता है, जिसे आइलैंड के सभी लोग गाना गाते हुए एम्ब्रेस करते हैं क्योंकि उन सबको अपनी गलती पता चल चुकी थी। हसन और अली फाइनल टाइम अपने रिलीजन की प्रेयर करते हैं, जहां हसन प्रेयर के दौरान ही मर जाता है। सनराइज के साथ सभी लोग जलने लगते हैं और बेव एकमात्र थी जो अब भी जमीन को खोद कर बचना चाहती थी, लेकिन वो भी जलकर मारी जाती है। पूरा क्रॉकेट आइलैंड जल चुका था, सभी वैम्पायर्स मर चुके थे। बस बोट पे हम वॉरेन और लीजा को देख पाते हैं, हु वर द ओनली सर्वाइवर्स। लीजा कहती है कि उसे फिर से अपने पैर महसूस नहीं हो रहे हैं, विच मेंट कि मे बी मेन वैम्पायर भी मारा गया होगा ड्यू टू सनलाइट, जिस वजह से उसके ब्लड की मैजिक खत्म हो गई और लीजा फिर से अब पहले की तरह चल नहीं पाएगी। सीरीज के फाइनल सीन में हम डेड एरिन को देखते हैं, जहां एरिन का एक मोनोलॉग आता है डिस्कसिंग लाइफ एंड डेथ।